तो संपूर्ण राजस्थान के अध्ययन के अंतर्गत हम राजस्थान का भौतिक अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभक्त किया जाता है। इससे पहले हमने राजनीतिक मानचित्रण पढ़ लिया था, अभी आपका भौतिक मानचित्रण पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा भी आपको, तो एटलीस्ट मतलब जैसे एक एक भौतिक प्रदेश को हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे पहले हम थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है, या फिर अरावली पर्वतमाला है, या फिर आपका जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है जिसको हम हड़ौती का पठार क्षेत्र कहते हैं, और मैदानी क्षेत्र है आपका, ये 3-4 क्षेत्र हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं एटलीस्ट एक बार आपको यहाँ पे ये आप मानचित्र में देखिए ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है, 60% से ज़्यादा हिस्सा आपका राजस्थान का ये पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र है। ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है और इसको भी 2 भागों में बांटते हैं वर्षा के वितरण के आधार पे। एक तो शुष्क क्षेत्र है, दूसरा अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र पहला ये भौगोलिक प्रदेश का अध्ययन है। दूसरा है यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है आपकी, तो अरावली पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र ये है आपका। ठीक है, अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र मध्य में है आपका। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा है मैदानी क्षेत्र, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र आपका ये है पूरा का पूरा। और फिर है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये तीसरा है। और चौथा क्षेत्र मैंने आपको बताया था ये है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, इसी को हड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो ये आपका चौथा एंटिटी है। 4 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पे, उच्चावच के आधार पे जाना जाता है। पिछले सेशन मैंने बताया भी था कि बहुत सारे जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनके द्वारा अलग अलग जो है इसका विभाजन भी किया गया है। तो आज बेसिक काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो पहली एंटिटी है थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है ना, थार वाला क्षेत्र आपका, ये जो रेतीला शुष्क मैदान है, ये आप देख रहे हैं ये वाला मानचित्र, ये मानचित्र है राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है, आज जो है इस पूरे क्षेत्र को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये वाले क्षेत्र को, थार वाले क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे मैं प्रयास करूंगा कि लगभग इन क्वेश्चंस को आप पूरे मेरे साथ रट लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अध्ययन के अंतर्गत 4 भागों में जो विभाजन हुआ था, उसके आज के सेशन में हम लोग जो फोकस करने जा रहे हैं, फोकस करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन को, जो कि थार वाला रीजन है। ये आपका रेतीला मैदान है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका रेतीला शुष्क मैदान है थार का। आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, थार का मरुस्थल या रेतीला मैदान, आपका रेगिस्तान या मरुस्थल जो भी है आप डाल लीजिए। तो पहली बात, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे। कहाँ पे लोकेटेड है ये? राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे ये लोकेटेड है आपका। ठीक है, और ये पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर मतलब यहाँ पे पहले समुद्र रहा है। कार्बेनिफेरस युग के पहले की बात है, जब जो है पैंजिया का विखंडन हुआ और फिर इसके बाद गोंडवाना लैंड जो है उत्तर की तरफ जो है, जिसमें भारत भी उसका हिस्सा था, उत्तर की तरफ वो विखंडित होकर के लगातार आगे बढ़ना चालू किया। तो जो यहाँ पे जलराशि थी, और कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं जो आपकी, चाहे वो डिडवाना हो चाहे सांबर झील हो, ये उसी सागर के अवशेष हैं। देखो, कई सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। मरुस्थल की उपस्थिति को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जहाँ पे आज ये मरुस्थल है वहाँ पे पहले बहुत उपजाऊ वनाच्छादित आर्द्र प्रदेश था, है ना। और कुछ ये भी कहते हैं कि जो पर्मो कार्बोनिफेरस युग था वहां पर पश्चिमी राजस्थान पे एक विस्तृत समुद्र था। तो ये पहले यहाँ पे समुद्र था। ठीक है, फिर कालांतर में देखो हिमालय की उत्पत्ति होती है और ये क्षेत्र आपका पूरा का पूरा मरुस्थल क्षेत्र क्यों बन गया, उसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो वर्षा का स्थिति यहाँ पे बहुत कम है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान का काफ़ी सारे राज्य, मतलब काफ़ी सारे जिले हैं यहाँ पर। बाड़मेर हो गया आपका, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर जो आपका है, गंगानगर से स्टार्ट हो जाता है, गंगानगर भी आपका मतलब इसी का हिस्सा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, ये पूरे के पूरे मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं। बाकी आपका जालौर, पाली, नागौर, चुरू, झुंझुनू और सीकर, ये आपके अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो
ये आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र है। यहाँ पे मेजर जो आपके क्षेत्र हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये जो आपका मरुस्थल को भी दो भागों में विभाजित कर रहे हैं हम लोग, इसको भी हम दो पार्ट में विभाजित कर रहे हैं। एक आपका है शुष्क मरुस्थल क्षेत्र, वैसे ऊपर जो है आपका घग्गर का मैदान है, बट घग्गर नदी अब एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से मृत नदी में बदल चुकी है। मृत नदी मतलब सूख गई है ये नदी, है ना। और कभी कभी बरसात में जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे जल की स्थिति बनती है और बाढ़ भी आती है घग्गर में कई बार। इसके किनारे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट देखने को मिलती है, जैसे लाइक कालीबंगा आपकी जो है घग्गर नदी के किनारे ही आपकी देखने को मिलती है। तो दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आपका ये शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। दूसरा ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। आप लोग लिखते जाइएगा साथ साथ, मतलब साथ साथ आप भी अपने नोट्स इसको बनाते जाइएगा, थोड़ा सा आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। अब बात करते हैं यहाँ पे अचानक से मरुस्थल आ कैसे गया, क्या कारण हुआ कि यहाँ पे अचानक से मरुस्थल आ गया। ठीक है, क्या क्या कारक हो सकते हैं, तो जलवायु कारक भी हैं, मानवीय कारक भी हैं, है ना, और एक तरीके से टेक्टोनिक रीजन्स भी हैं, कई सारे कारण हैं जिनमें से जलवायु कारण एक बड़ा कारण है। तो एक बार हमको इसको समझने का प्रयास करना होगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मरुस्थलीय दशाओं का विकास कैसे हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, हेडिंग डाल सकते हैं मरुस्थल का उद्भव। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जहां पर आज मरुस्थल है पहले यहां पर वन हुआ करते थे या आच्छादित आंध्र प्रदेश के तौर पे था, है ना। आज के टाइम पे मरुस्थल है पूरी तरीके से रेतीला मैदान है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे वालुका स्तूप आपको दिख रहे होंगे, वालुका स्तूप भी है यहाँ पे, 85% से ज्यादा हिस्सा आपका वालुका स्तूप। और वालुका स्तूप मुक्त मतलब पथरीला भी है और रेतीला भी है, दोनों तरीके का मरुस्थल होता है ना। पथरीला मरुस्थल भी है और रेतीला, ये देखिए रेतीला मरुस्थल भी है और पथरीला मरुस्थल भी है, दोनों तरह। ये रेतीला है और ये आपका पथरीला मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे वालुका स्तूप है और पवनें जो होती हैं, हवाएं जो होती हैं, खासकर ये दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा भी जब ये आता है मानसून भारत में, मानसून यहाँ पे बरसता क्यों नहीं, क्योंकि अरावली समानांतर पड़ जाती है, कोई अवरोध नहीं है यहाँ पे। यदि अवरोध हो जाए तो राजस्थान में खूब बारिश हो और बहुत उपजाऊ मिट्टी भी है ये आपकी रेतीली मिट्टी है लेकिन उपजाऊपन बहुत है। इसको पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत सारी अच्छी कृषि एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जैसे कि लाइक आपने उदाहरण के तौर पे देखा होगा श्री गंगानगर, मतलब अपने आप में बिल्कुल लहलहा रहा है ना, हरा भरा है, सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, मरुस्थल वाला आपका, तो ये कहा गया कि पहले ये क्या था, आपका वनाच्छादित क्षेत्र था। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। दूसरा, बाद में ये भी बोला गया, कई सारे भूगर्भिक प्रमाण भी मिले हैं कि ये एक आपका कार्बोनिफोरस काल में पश्चिमी राजस्थान पर विस्तृत समुद्र था, जिसको टेथिस सागर के नाम से आप जानते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे जो है टेक्टोनिक गतिविधियां होती गई, समुद्र धीरे धीरे खिसकने लगा और धीरे धीरे क्रमशः जो है यहाँ पर एक तरीके से जो है जमीन का, लैंड का विकास होता चला गया। ठीक है, और कहते हैं कि बहुत सारी मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप, बहुत सारे जलवायु कारणों के परिणाम स्वरूप लगभग 4000 से लेकर के 1000 वर्ष के मध्य जो है, मतलब 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य, जब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसी दौरान धीरे धीरे यहाँ पे मरुस्थलीय दशाओं का विकास होता चला गया। और आज भी यहाँ पर बहुत सारी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। नमक का निर्माण भी राजस्थान में किया जाता है। तो खारे पानी की जो झीलें हैं वो झीलें समुद्र के अवशेष के रूप में मानी जाती हैं। ठीक है, समुद्र के अवशेष के तौर पे उन खारी झीलों को हम देखते हैं। ठीक है, कुछ और भी अन्य विचारक भी हैं, उनके द्वारा बोला गया कि निरंतर जो यहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं, खासकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पे, इनके कारण से वालू का प्रवाह होता है। एक जगह से दूसरे स्थान पे मिट्टी का अपर्दन होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे थार मरुस्थल एक तरीके से बालू का विशाल क्षेत्र है ना, रेतीला प्रदेश है तो यहाँ पे बालू ही बालू है। अब क्या क्या कारण है मैं एक बार आपको बता देता हूं। 3 मुख्य कारण है यहाँ पे बालू होने के। पहला कारण क्या है, जो चट्टाने हैं यहाँ पर उनका निरंतर अपक्षरण हो रहा है। ठीक है,
जो भी पहले चूंकि ये चट्टान ही रहा होगा, लेकिन फिर बाद में चट्टान क्या होती है, आपको वेदरिंग के कारण से, अपक्षय के कारण से धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती है, और पवन जो है एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पे लाती है। यहां पे इतनी बालू आ कैसे गई, तो ये रेत, ये पहले चट्टाने थी यहां पे बहुत सारी, है ना, आज भी चट्टाने, आज भी यहाँ पे चूना पत्थर की चट्टाने पाई जाती हैं। संगमरमर के बारे में आपको पता होगा कि राजस्थान में संगमरमर बहुत होता है। तो यहां पे जो है पहले चट्टाने बहुत थी, और चट्टानों का धीरे धीरे क्या होता गया, अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होती गई। परिणाम स्वरूप जो है छोटे छोटे कणों का, बालू का उद्भव हुआ। ठीक है, और यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं बनती, हजारों वर्षों की अनवरत प्रक्रिया होती है। उसके परिणाम स्वरूप हम ये देखने को पाते हैं। पहला कारण तो यह है। दूसरा, वायु क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ला करके यहां पे खड़ा कर देती है ना। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जब आती हैं तो कच्छ के रन से, मतलब जो कच्छ वाला रन है आपका गुजरात वाले क्षेत्र में होते हैं, वहां से भी बड़ी मात्रा में बालू उड़ा के यहां पे लाती हैं। तो लगातार यहां पे क्या हो गया, रेगिस्तान का विस्तार भी हुआ है ना, लगातार इसका विस्तार भी हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो सभ्यता रही है आपकी, यहाँ पे विशाल सभ्यता रही, इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है, लूनी नदी घाटी में, घाघरा नदी घाटी पे, सरस्वती नदी घाटी पे, इन सब क्षेत्रों में आपकी यहाँ पे सभ्यताओं का निवास स्थान के रूप में भी इस क्षेत्र को देखा गया है। तो आज जो है यहाँ पे बहुत सारे सैंड ड्यून्स हैं, ये आप देख रहे हैं, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के बारे में एक दो बातें मैं पहले आपको और बता देता हूं। थार मरुस्थल विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 100 लोग रहते हैं औसतन, है ना। और ये एक तरीके से विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल भी है, सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पाई जाती है। वैसे आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आबादी पाई जाती है। ठीक है, अब कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, क्रम से एक एक करके समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक एक करके ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, पहली बात। ठीक है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी ये फैला हुआ है। पाकिस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है ना, डेजर्ट एरिया है। अब यहाँ पे ये देखिए ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पूरा देख रहे हैं, थार डेजर्ट ही है, तो कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान को भी गया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ इसको लेकर के तथ्यात्मक जानकारी मैं आपको बताता जाता हूँ, आप लोग लिखते जाइए। राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% आपका कितना है, ये आपका मरुस्थल है। कितना है, 61.11%। या फिर मैं आपको किलोमीटर स्क्वायर पे बताऊं तो इसका टोटल क्षेत्रफल 2,09,142 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दो तथ्य पहले आप लोग रट लो। ये टोटल कितना है राजस्थान के क्षेत्रफल का, ठीक है, टोटल है आपका 61.11%, 61.11% आपका मरुस्थल है। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था ना, पिछले सेशन में ये लिस्टिंग करवाई गई थी। ठीक है, और इसमें जो जनसंख्या रहती है, राजस्थान के कुल जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे क्षेत्रफल आप एक बार उसमें भी लिख लीजिएगा। जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 2,09,142, 2,09,142 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पड़ता है राजस्थान का, मतलब एक अधिकांश हिस्सा थार का मरुस्थल ही यहाँ पर बड़े हिस्से के तौर पे है। ठीक है, और जनसंख्या 40% है यहाँ पे। तो यदि हम जनसंख्या की बात करें तो काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। लगभग राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग यहाँ पे 2,74,19,375 2011 की जनगणना के अनुसार से इतने लोग जो है थार डेजर्ट में रहते हैं। ठीक है, तो लगभग मान लीजिए 2.25 करोड़ के आसपास की जनसंख्या यहाँ पे रहती है। 2.25 करोड़ मतलब 2,75,000 लमसम मान लीजिए आप, 2,75,00,000 के आसपास जनसंख्या रहती है। थार के मरुस्थल में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ पे इसे थार मरुस्थल को विश्व का सबसे युवा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो मैंने आपको बताया कि 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के दायरे पर लगभग 100 लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि थार मरुस्थल को वर्षा के विभाजन के तौर पे 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन से हैं, शुष्क मरुस्थल और ये चीज मैंने आपको बताई थी अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, इसको भी हमने 2 भागों में विभाजा है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। यदि हम शुष्क मरुस्थल की बात करें, है ना, तो शुष्क मरुस्थल जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है,
जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इस वाले क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, ये आपका शुष्क मरुस्थल है पूरी तरीके से। इस डेजर्ट में मतलब वनस्पतियां बहुत कम है और पूरी तरीके से रेत ही रेत है। यहाँ पे दो तरीके का एरिया है, एक है जो बालुका स्तूप युक्त है यानी सैंड ड्यून्स युक्त है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सैंड ड्यून्स युक्त। ये आप देख रहे हैं, ये जितना भी एरिया है लगभग इसका 85% हिस्से में क्या पाए जाते हैं, सैंड डून्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर सैंड डून्स नहीं पाए जाते, बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। जैसे ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ये एक तरीके का पथरीला और रेतीला मरुस्थल के तौर पे है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे दो तरीके का मरुस्थल है। और जो बालुका स्तूप वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग ये जैसलमेर वाला क्षेत्र पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं, ये जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद बाड़मेर है, बीकानेर है और जोधपुर है। इन चारों क्षेत्रों में सैंड डून्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं और सैंड डून्स बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, और बालुका स्तूपों को कई नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। अर्धचंद्राकार है तो इसको बरखान कहा जाता है, अर्धचंद्राकार को बरखान कहा जाता है। बाकी अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होते हैं, किसी दिन मैं इमेजेस में आपको समझा दूंगा। पैराबोलिक बालुका स्तूप होते हैं, है ना। बरखान बालुका स्तूप यानी अर्धचंद्राकार, जो सर्वाधिक गतिशील रेत के टीले भी बोले जाते हैं। ये जो अर्धचंद्राकार होते हैं, मतलब रेत के टीलों की आकृति जो है ना आपकी कैसी है, आकृति के हिसाब से इनको जो है हम देखते हैं। तो आकृति जैसी, अब हवाएं जिस दिशा में चलती हैं और हवाओं के द्वारा ये बनाए जाते हैं। और यहां पर तो आप मतलब दिग्भ्रमित भी हो जाएंगे, क्योंकि ये अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, गतिशील होते हैं। जैसे ही हवाओं की दिशा बदलती वैसे ही बालू एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर जाती है, गति कर जाती है। तो कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, उर्मिकाय बालू का स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, आपका बरखान हो गया, सब्र काफीज बालू का स्तूप होते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। तो कई प्रकार के बालू का स्तूप देखने को पाए जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ये आपको समझना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो आपका है, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल आपका। ठीक है, पहला आपका है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल मैंने बताया बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, दोनों चीजें हैं। ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ये तरीके का पथरीला, यहाँ पे बालुका स्तूप नहीं है, पथरीला रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे चूना पत्थर के जो है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि चूना पत्थर के आपके बहुत सारे जो है आपके वो पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे टर्सरी युग की अवसादी परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, चूना पत्थर की अधिकता होती है। और इसी क्षेत्र में जो है आपका बहुत सारे जो है भूगर्भिक पट्टी यहाँ पर पाई जाती है, देखने को मिलती है। तो ये आपका थार का घड़ा भी कहा जाता है इस क्षेत्र को, है ना। इसको थार का घड़ा, चंदन नलकूप, लाठी सरीज, भूगर्भिक पट्टी जो है इस रूप में इसको यहाँ पर स्थित है, अवस्थिति उसकी देख सकते हैं। तो ये आपका मरुस्थल बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है और बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका शुष्क प्रदेश है मरुस्थल के। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया जाता है। मरुस्थल के अर्ध शुष्क प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया जाता है। एक बार चारों के चारों प्रदेश हम लोग देख लेंगे। पहला लूनी बेसिन का क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र है, ये आपका लूनी बेसिन वाला क्षेत्र है। नीचे आपका ये लूनी बेसिन का क्षेत्र है। दूसरा है नागौर का उच्च भूमि क्षेत्र आपका। एक मिनट में आपको एक और मानचित्र है, उसमें ज्यादा अच्छे से उसमें दिखाया गया है। ये देख रहे हैं बालुका स्तूप इस तरीके से होते हैं आपके। बालुका स्तूप सैंड ड्यून्स आपके इस तरीके से होते हैं, गतिशील होते हैं, चेंज करते होते रहते हैं। हाँ, ये आप देखिए, ये वाले मानचित्र में आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको फास्ट बना देता हूँ। ये वाला तो आप देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ना। ये आपका जो है मरुस्थल वाला क्षेत्र है थार का। फिर बाकी ये अरावली, ये पूर्वी मैदान और हड़ौती प्रदेश। इसमें भी ये वाली लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। ये 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की लाइन है, जो है इसको दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से आएगी।
ये है आपकी, इधर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, इधर आपकी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक तो पहली तो लूनी वाला क्षेत्र है आपका, है ना, यहाँ पे आपका लूनी नदी का क्षेत्र है, पूरा का पूरा लूनी बेसिन वाला क्षेत्र ये वाला है। ये है नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र, इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। लूनी बेसिन क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, ऊपर है आपका सबसे ऊपर यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में है शेखावटी अंतः प्रवाही क्षेत्र, शेखावटी अंतः प्रवाही क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका शेखावटी अंतः प्रवाही क्षेत्र है। और ऊपर का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं घग्गर वाला क्षेत्र है। नंबर 1 घग्गर क्षेत्र, घग्गर नदी है, अब सूख गई है यहाँ पे, ठीक है, सरस्वती नदी के तौर पे भी इसको हम जानते हैं, घग्गर प्रदेश। तो एक तरीके से ये आपका इंदिरा गांधी कैनाल के कारण से बहुत ज़्यादा हरित प्रदेश के तौर पे है। दूसरा आपका प्रदेश है, दूसरा प्रदेश है, इसको बोलते हैं शेखावटी अंतः प्रवाही क्षेत्र, शेखावटी अंतः प्रवाही क्षेत्र। तीसरा है आपका यहाँ पे नागौर उच्च भूमि वाला क्षेत्र, क्या है, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये है आपका, ये जो आपका चौथा है, ये है आपका घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश चौथा, ठीक है। 4 भागों में इसको बांटते हैं। इसको 2 भागों में बांट रहे थे, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, 2 भागों में हमने शुष्क मरुस्थल को बांटा था और इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। 4 भागों में इसको बांट करके देखते हैं। यहाँ पर एक तो लूनी बेसिन वाला क्षेत्र है आपका, लूनी बेसिन में मतलब कि जो है लूनी बेसिन का क्षेत्र आपको पता है कि लूनी नदी के द्वारा, लूनी नदी एक अंतः स्थलीय नदी है, मतलब कि ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। जालौर, पाली, बाड़मेर जिले इसके अंतर्गत आते हैं और इसको जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं, गोंडवाड़ प्रदेश के तौर पे भी इसको जानते हैं, गोंडवाड़ प्रदेश। यहाँ पे गोलाकार पहाड़ियां भी हैं, इनको 56 की पहाड़ियां भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका लूनी नदी प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ये नीचे है लूनी नदी प्रदेश, अंतःस्थलीय नदी है ये, ठीक है, राजस्थान की अंतःस्थलीय नदी है, लूनी नदी प्रदेश, लूनी नदी प्रदेश, ठीक है। इसके बाद ये नागौर उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, जो नागौर वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा वहां तक फैली हुई है। इसके बाद शेखावटी का जो अंतः प्रभावी क्षेत्र है, ये इसके अंतर्गत सीकर आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है, ये जिले आते हैं। इसको बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश के तौर पे भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसको क्या जानते हैं हम लोग, बांगर प्रदेश के तौर पे भी इसको हम जानते हैं, बांगर प्रदेश के तौर पे भी हम इसको देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद घग्गर प्रदेश है आपका, जो घग्गर प्रदेश आपका ये है, इसके अंतर्गत आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, ये 2 आते हैं आपके। लगभग 75% हिस्सा जो है घग्गर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है इसका, ठीक है। और घग्गर नदी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में घग्गर बेसिन का निर्माण किया गया है। और जो हनुमानगढ़ है वो घग्गर का मैदानी क्षेत्र है और इसको घग्गर का मैदान के रूप में देखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये आपका जो है 2 भागों में मरुस्थल को हमने बांटा था, वर्षा के वितरण के आधार पे 25 सेंटीमीटर से अधिक आपका शुष्क मरुस्थल और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके अलावा थार के मरुस्थल को जो है मरुस्थल के प्रकार के आधार पे 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। एक ग्रेट मरुस्थल आपका है, ग्रेट थार का मरुस्थल, दूसरा चट्टानी मरुस्थल भी है, पथरीला मरुस्थल भी है और लघु मरुस्थल भी है, ठीक है। तो 4 भागों में भी इसको विभाजित किया जाता है थार के मरुस्थल को, ठीक है। महान मरुस्थल, ग्रेट मरुस्थल मतलब जो शुष्क मरुस्थल है, कच्छ की खाड़ी से लेकर पंजाब तक फंसा हुआ है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी से लेकर पंजाब तक जो आपका फैला हुआ है, ये वाला आपका डेजर्ट, ये कच्छ की खाड़ी से लेकर के पंजाब तक फैला हुआ है, शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत, और इसी को महान मरुस्थल भी कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल आपका जो पोखरण वाला क्षेत्र है, रामगढ़ वाला क्षेत्र है, बाड़मेर वाला या जालौर वाला क्षेत्र है, ये आपका चट्टानी मरुस्थल जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। तो इसमें पोखरण है ना, पोखरण, रामगढ़, बाड़मेर और जालौर ये आता है आपका। पथरीला मरुस्थल जो आपका है वो जैसलमेर में जो है रुद्रवा और रामगढ़ वाले क्षेत्र में, यहाँ पे पूरी तरीके से पथरीला मरुस्थल है। और लघु मरुस्थल जो है आपका कच्छ के रन से लेकर के बीकानेर तक फैला हुआ है ना। महान मरुस्थल तक ये आपका एक छोटा सा ये वाला हिस्सा
जो कक्ष के रन से लेकर के बीकानेर क्षेत्र तक फैला हुआ है, तो इसको लघु मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। तो इसको महान मरुस्थल भी कहा जाता है, लघु मरुस्थल के रूप में भी देखते हैं, पथरीला और चट्टानी मरुस्थल के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जानकारी थी मरुस्थल से जुड़ी हुई। काफी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक है, लगभग इनको एक बार दो बार और देख करके आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मरुस्थल के कई कारण, एक मानवीय कारक भी हो सकते हैं कि यहाँ पे मरुस्थलीकरण, एक तो आपका अरावली पर्वत श्रेणी आपकी कैसी है। ठीक है, मरुस्थल बनने के देखो मुख्य कारण क्या है। एक तो सबसे पहली बात वर्षा नहीं होना, मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। वर्षा का कारण क्या होता है कि जो ये आपके मरुस्थल की अवस्थिति, जो लोकेशन है आपकी, जो ये आपका लोकेटेड है, यदि मैं इसके अक्षांश और देशांतर की बात करूं, आमतौर पे देखते हैं कि 23.5 डिग्री के पास जो है आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री के पास मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये भी मरुस्थल का जो आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, वो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में आपको बता देता हूं। ये आपका अवस्थित है 25 डिग्री उत्तरी से लेकर के, ये आपका लोकेटेड है 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के पास अवस्थित है आपका। ठीक है, 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी में अवस्थित है। तो आमतौर पे इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है, जो पवनें होती हैं, ये पवनें नीचे बैठती हैं। कहां बैठती हैं? नीचे, क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट होता है ना। आप लोग को हेडली चक्र यदि आपने पढ़ा हो, मैंने उसमें पढ़ाया था कि भारत में मानसून कैसे आता है। और उससे पहले जब हमने विंड पढ़ी थी, विंड सिस्टम पढ़ा था, जिसमें वो ज्योग्राफी वाली क्लास में, फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया कि विंड सिस्टम कैसे चलती है। तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं, है ना, तो 0 डिग्री जो आपका भूमध्य रेखा है, यहां से पवनें गर्म होती हैं। गर्म होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे उष्मा अतिरिक्त पाई जाती है आपकी, है ना। ये एक बार मैं मानचित्र बना देता हूँ। यहाँ पे ये 0 डिग्री है आपका। 0 डिग्री में आपको पता है सूर्य की उष्मा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। तो सूर्य की उष्मा प्राप्त होने के कारण से धरातल गर्म हो जाता है। धरातल गर्म होगा तो यहाँ पे जो संपर्क वाली पवनें हैं वो भी गर्म हो जाएंगी। गर्म होकर के वो ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने के बाद जो है वो क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। ऊपर उठेंगी तो ठंडी होंगी, और ठंडी होने के बाद वो 30 डिग्री के पास बैठती हैं। तो 25 से 30 डिग्री के पास बैठने के कारण से यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, क्योंकि पवनें जो है गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं तो लो प्रेशर बनता है, और पवनें जाकर के 30 डिग्री के पास बैठती हैं। तो ये जो पवनें होती हैं, ये पवनें वर्षा नहीं करवाती हैं, है ना, वर्षा नहीं, क्योंकि ठंडी पवनें होती हैं, आर्द्रता नहीं होती इनमें, और ये वर्षा नहीं करवाती हैं। ठीक है, तो एक कारण यहाँ पे मरुस्थल होने का कारण ये भी है कि यहाँ पे वर्षा के कारक नहीं विद्यमान है। दूसरा, अरावली पर्वत, दक्षिण पश्चिमी मानसून तो आता है, पर अरावली पर्वत श्रेणी अवरोधक के रूप में काम करके समानांतर है। आप खुद देखिए, ये अरावली पर्वत श्रेणी है ना आपकी, इस वाले मानचित्र पे देख लेते हैं, ऊपर वाले में। ये आप देखिए, इस वाले में मैं आपको दिखा, ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है पूरी की पूरी। ये देखिए आपकी, ये अरावली है। अब देखिए ये क्या है ना, समानांतर है, जिस कारण से जो भी पवनें आती हैं वो पवनें आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऊपर से ही निकल जाती हैं। और अवरोधक के तौर पे यदि यही पर्वत श्रेणी कुछ इस तरीके से होती तो निश्चित तौर पे यहाँ पे मरुस्थल ना होकर के एक मैदानी क्षेत्र होता, और पूरी तरीके से ये बहुत ही, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि यहाँ पे मरुस्थल होने का एक कारण ये भी है कि ये 30 डिग्री के पास 25 से 30 डिग्री के बीच अवस्थित है, जो आमतौर पे होता है। और दूसरा जो मुख्य कारण है कि यहाँ पे जो है आपका पवनें जो है अरावली पर्वत श्रेणी समानांतर है, जिसके कारण से पवनों का अवरोधक के तौर पे नहीं रोकती और ये निकल जाती हैं और वर्षा कम होती है यहाँ पे। ठीक है, एक कारण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मानवीय कारक भी हैं, वनस्पति का लगातार काटना, अनियंत्रित पशुचारण, ये भी आप देख सकते हैं, है ना। वनस्पति यहाँ पे बहुत कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि जो पानी की उपलब्धता बहुत कम है, जल नहीं है, तो जो वनस्पतियां होती हैं अपने पत्तियों को कांटे में बदल लेती हैं ताकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके, है ना। तो यहाँ पे वनस्पतियां बहुत, मतलब कि यही नागफनी हो गया आपका, जो भी कटीली वनस्पतियां हैं ये यहाँ पर पाई जाती है। मैं आगे आपको वनस्पतियों वाले में डिटेल से बता दूंगा। तो मानवीय कारक भी बहुत सारे जिम्मेदार हैं, और मरुस्थल का विस्तार भी हो रहा है। तो अनियंत्रित पशुचारण से, और खासकर पशुओं के खुरों से, जो पशु चलते हैं ना, उनके पशुओं के खुरों से भी मृदा अपरदन होता है, मिट्टी कटती है, और मिट्टी कटने से भी धीरे धीरे मिट्टी क्या होती है? रेत में परिवर्तित हो जाती है। तो पशुचारण भी सूक्ष्म प्रदेशों के विकास का एक मुख्य कारण रहा, मरुस्थलीकरण का एक कारण ये भी रहा, है ना। तो ये कुछ कारण है प्रमुख। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये 25 से 30 डिग्री वाले क्षेत्र में है। दूसरा, जो व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड जो है, वो व्यापारिक पवनें जो आपकी होती हैं, व्यापारिक पवनें आपकी 30 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री के बीच में, यहाँ पे व्यापारिक ट्रेड विंड बहती हैं, व्यापारिक पवनें। लेकिन आप खुद सोचिए, व्यापारिक पवनें अपतटीय होती हैं,
आप खुद सोचिए, यदि व्यापारिक पवनें भी यहाँ पे चल रही हैं तो वो स्थल से समुद्र की ओर चल रही हैं, तट से दूर जा रही हैं, अपतटीय होती हैं, जिस कारण से इनमें आर्द्रता नहीं होती है, और आर्द्रता नहीं होने के कारण से यहाँ पे क्या होता है, वर्षा नहीं हो पाती है ना, शुष्क होती हैं, तो पानी नहीं होगा पवनों में। तो पानी पवनों में कब होगा, जब पहले तो वो गर्म हो, यानी आर्द्रता धारण करने की क्षमता होनी चाहिए उनमें, और दूसरा समुद्र, वो किसी बड़ी जलराशि के ऊपर से गुजर रही हो, तो जब बड़ी जलराशि के ऊपर से गुजरती हैं तो जल को भी अपने साथ ले लेती हैं, और यदि स्थल से ही गुजरेंगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जल की उपलब्धता उतनी नहीं होती है। इस कारण से व्यापारिक पवनें जो है अपतटीय होती हैं, इस कारण से भी मरुस्थल होता है। मल्टीपल रीजन होते हैं मरुस्थल को लेकर के, कई कारक जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पे कई सारे 3-4 कारक मैंने आपको बताए, और इसीलिए आमतौर पे हम पूरे विश्व में देखते हैं कि मरुस्थल पश्चिमी तटों पर हैं महाद्वीपों के, और 25 से 30 डिग्री के पास आपके लोकेटेड हैं, अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन पे आगे मैं आप लोगों को जो है आगे अभी इसको लेकर और लिखवाऊंगा। इस सेशन को एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा आप, और मुझे एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। ठीक है।